हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र में हर्षवर्धन के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले वर्धन साम्राज्य के बारे में मैंने इससे पिछले वीडियो में वर्धन साम्राज्य का इंट्रोडक्शन और हर्षवर्धन तक की बात हमने आपस में की थी। अब मैं आपको इस सेकंड वीडियो में वर्धन साम्राज्य के सबसे महत्वपूर्ण शासक हर्षवर्धन के बारे में बताऊंगी। तो हर्षवर्धन का समय 606 ईस्वी से लेकर 648 ईस्वी तक रहता है। राज्यवर्धन की दुखांत और असामयिक मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में हर्ष थानेश्वर की पैतृक राजगद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन की गणना भारत के महान सम्राटों में की जाती है। यद्यपि हर्षवर्धन में न तो अशोक का ऊंचा आदर्श था और न ही चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध कौशल ही, तथापि यह इतिहासकारों को इन्हीं दोनों राजाओं की भांति आकर्षित करने में सफल हुआ था। हम बात करें राज्यारोहण की, तो हर्षवर्धन के राज्यारोहण की तिथि की बात आती है। वेन्सांग ने अपने विवरण में लिखा है कि जब वह भारतवर्ष आया और हर्षवर्धन को शासन करते हुए 30 वर्ष व्यतीत हो चुके थे। इस आधार पर हर्षवर्धन का राज्याभिषेक 612-13 ईस्वी में निश्चित होता है, परंतु चीनी साक्ष्यों ने इसमें हर्ष का 6 वर्ष का वह अशांति काल सम्मिलित नहीं किया जो युद्धों में व्यतीत हुआ। इस प्रकार हर्षवर्धन का सिंहासनारोहण 612 में न होकर 6 वर्ष पूर्व 606 में ही हो गया था। कील हॉर्न के मतानुसार हर्ष ने 606 ईस्वी में अपने राज्यारोहण से हर्ष सम्मत का भी प्रचलन किया था। इस प्रकार हर्षवर्धन के राज्यारोहण की तिथि 606 ईस्वी में ही है। उस समय हर्ष की आयु 16 वर्ष की थी। हम हर्षवर्धन के प्रारंभिक कार्यों की बात करें तो राज्यारोहण के समय हर्ष के सामने अनेक कठिन समस्याएं उपस्थित थी। उसके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी गई थी और राज सिंहासन का भार इस दुखद अवस्था में उसके कंधों पर अचानक ही आ पड़ा। उसकी बहन राज्यश्री त्रस्त होकर विंध्य के जंगल में किसी अज्ञात स्थान पर चली गई। दुष्ट गौड़ राजा शशांक से अपने भाई की हत्या का बदला लेने की प्रतिशोधात्मक ज्वाला भी हर्ष के अंदर दहक रही थी। इसके अलावा महत्वाकांक्षी शशांक स्वयं कन्नौज में उपस्थित था तथा कन्नौज एवं थानेश्वर के सिंहासन पर अपनी ललचाई हुई निगाहें गड़ाकर बैठा था। उधर हर्ष के बहनोई मोखरी राजा ग्रहवर्मा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र न होने के कारण कन्नौज का सिंहासन खाली था और वहां उत्तराधिकारी का प्रश्न मुंह बाए खड़ा था। इन समस्याओं का हल आसान नहीं था, लेकिन हर्ष की मेधा एवं दूरदर्शिता के कारण इन सभी का निदान हो गया। अपनी बहन राज्यश्री की खोज के लिए हर्ष ने स्वयं विंध्यवन की ओर प्रस्थान किया एवं एक बौद्ध भिक्षु दिवाकर मित्र की सहायता से राज्यश्री को ढूंढ लिया। ठीक उस समय जब वह अपनी वेदनाओं से मुक्ति पाने के लिए चिता में जल मरने जा रही थी, बड़ी मुश्किल से समझा बुझाकर हर्ष ने उसे कन्नौज वापस भेज दिया। हर्षचरित का विवरण अकस्मात यहीं समाप्त हो जाता है और इसके बाद के पहलुओं की जानकारी अन्य साक्ष्यों से मिलती है। इसके बाद कन्नौज के उत्तराधिकारी के प्रश्न का हल हुआ। इस बीच हर्ष की सैनिक गतिविधियों को देखकर तथा अपने गृह राज्य गौड़ पर कामरूप के शासक भास्कर वर्मा का संकट मंडराने के कारण गौड़ नरेश शशांक कन्नौज छोड़कर भाग गया था। कन्नौज के मंत्रियों ने राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए हर्षवर्धन को कन्नौज का सिंहासन स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया। हर्ष ने आरंभिक अनिच्छा के बाद उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, लेकिन सिद्धांततः उसने राज्यश्री को ही कन्नौज की शासिका माना। कन्नौज और थानेश्वर के राज्यों के मिल जाने से हर्ष के हाथ में बहुत बड़ी राजनीतिक और सैनिक शक्ति आ गई। इसके बाद हर्ष ने अपनी राजधानी को कन्नौज से थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। हम हर्ष की दिग्विजय की बात करें
तो भारत के प्राचीन चक्रवर्ती राजाओं की भांति हर्ष ने भी विभिन्न क्षेत्रों में दिग्विजय का संकल्प किया। उसके दिग्विजयी अभियान का संकेत हमें सबसे पहले हर्षचरित में प्राप्त होता है और इसमें वह एक प्रतिज्ञा करता है, मैं आर्य के चरण रज का स्पर्श करके शपथ खाता हूँ कि यदि मैं कुछ ही दिनों के भीतर पृथ्वी को गौड़ों से रहित न कर दूंगा और समस्त उद्यत राजाओं के पांवों की बेड़ियों से उसे प्रतिध्वनित न कर दूं, तो मैं पतंगे की भांति जलती हुई अग्नि में अपने को झोंक दूंगा। हर्ष की इस घोषणा का उसके सभी मंत्रियों ने स्वागत किया एवं विजय अभियान के लिए शीघ्र ही सेना तैयार की गई। विद्रोही राजाओं एवं सामंतों को चुनौती देते हुए हर्ष ने अपने युद्ध सचिव के द्वारा यह घोषणा करवाई कि या तो वे कर देने के लिए या फिर युद्ध करने के लिए तैयार हो जाएं। हर्ष के दिग्विजय अभियान के बारे में विंसांग की सूचनाएं बहुत स्थूल एवं सतही है। इस संबंध में उसने कुछ प्रसंगों में लिखा है कि पूर्व की ओर बढ़कर उसने उन राज्यों पर आक्रमण किया जिन्होंने उसकी अधीनता स्वीकार न की थी और 6 वर्षों तक, जब तक कि उसने 5 भारत को अधीन न कर लिया, निरंतर लड़ता रहा। शीघ्र उसने अपने भाई की मृत्यु का बदला ले लिया और वह भारत का स्वामी बन गया। शिलादित्य महाराज ने अब तक पूर्व से पश्चिम तक के प्रदेश जीत लिए थे और दूर दूर स्थित प्रदेशों पर आक्रमण किए थे। विंसांग के इन विवरणों में स्पष्टता नहीं है क्योंकि न तो इनमें विजित प्रदेशों या राजाओं का उल्लेख है, न ही ये जानकारी दी गई है कि विभिन्न क्षेत्रों को कैसे और कब जीता गया। बाण ने हर्षचरित में हर्ष के सैनिक अभियान का उल्लेख करते हुए लिखा है कि हर्ष की सेना प्रतिदिन 8 कोस की दूरी तय करती थी। एक दिन की यात्रा अभी पूरी हुई ही थी कि एक हर्ष को महत्वपूर्ण मैत्री संबंध का लाभ हो गया। कामरूप, आसाम, नरेश भास्कर वर्मा के मैत्री प्रस्ताव के साथ उसका दूत हंसवेग कीमती उपहारों के साथ हर्षवर्धन से मिला। हर्ष ने इस मैत्री संबंध को सहर्ष स्वीकार कर लिया। हर्ष ने अपने शत्रु गौड़ राजा शशांक के पड़ोसी भास्कर वर्मा को अपने साथ मिलाकर शशांक के विरुद्ध एक प्रकार की कूटनीतिक सफलता प्राप्त की। धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे हम हर्ष की दिग्विजय के बारे में डिटेल अगले वीडियो में बात करेंगे।